नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए शिवसेना के बड़े नेता बताएंगे आपको कौन है दोस्तों, जिन्होंने राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाकर पद यात्रा की है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से लगातार वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में किस तरीके के वोटों का ट्रेंड है बताएंगे। इसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी वहीं पर चलेंगे। और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहाँ पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा फोकस दे दिया है दोस्तों, और ऐसे में बीजेपी के टिकट ऐलान होने के बाद एक नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अब तक इस्तीफा दे दिया है, और यहाँ तक कि बैनर पोस्टर जबरदस्त वॉर देखने को मिल रहा है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं पर रकम्पा और कांग्रेस पार्टी का बन चुका है अलायंस दोस्तों, और गुजरात के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुजरात की ओर रुख कर रहे हैं दोस्तों। वहीं पर अचानक से जागी अन्ना हजारे की टीम कहने लगी करेंगे बड़ा विरोध। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बाद परिवर्तन की हवा गुजरात की तरफ जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा को लगातार बड़ी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है दोस्तों, और ऐसे में एनसीपी से लेकर डीएमके पार्टी के बाद अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भी राहुल गांधी की पद यात्रा में शामिल होकर विपक्षी एकता को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी के साथ आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के हिंगोली के अंदर यात्रा करते दिखाई दिए हैं। आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ वीडियो में जमकर कुछ चर्चा कर रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि ये लंबी चर्चा चल रही है, रोड पर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का जमकर समर्थन करते हुए कहा कि क्योंकि वो देश के समाज के लोगों को एक साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत जोड़ना उनका लक्ष्य है, और इसीलिए शिवसेना उनके साथ में खड़ी है। तो कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन किसी भी तरीके से किसी भी मंच पर बटा हुआ नहीं दिखना चाहती है, और इसीलिए दोस्तों उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ में कदम से कदम मिलाकर पद यात्रा करते दिखाई दिए हैं। वहीं पर एक और बड़ी खबर की माने तो राहुल गांधी की पद यात्रा में एक के बाद एक कई सारे लोग अपनी जान की परवाह किए बिना इस यात्रा में शामिल है दोस्तों। भारत जोड़ना उनका एकमात्र उद्देश्य दिखाई दे रहा है, और यही बड़ा कारण है कि अब तक 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दम तोड़ा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ ही यात्रा कर रहे थे पी गणेशन, जिनका निधन हो गया है, जिनको लेकर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। 3 दशकों से पार्टी का हर यात्रा और हर अभियान में शामिल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में हमने एक प्रिय साथी को खो दिया है। दरअसल राहुल गांधी के इस बयान के बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कितना डेडिकेशन के साथ इस यात्रा को सफल बना रहे हैं दोस्तों। और ऐसे में दिल्ली में बैठकर ये सवाल पूछना कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है, विपक्ष कहाँ है, उन मीडिया वालों को कम से कम थोड़ी संवेदना दिखानी चाहिए। इस तरीके के भारत जोड़ो यात्रा में लगातार लोग अपनी जान की परवाह किए बिना अपने अभियान को तेज कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पी गणेशन जी को श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर आज जनता वोट करने के लिए अपने घरों से निकल रही है। हिमाचल प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो जमकर वोट करिए दोस्तों, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के अंदर बम्पर वोटिंग हमेशा से होती आई है, और इस बार ये रिकॉर्ड और ज्यादा बड़े होंगे, नए रिकॉर्ड बनेंगे। ये बात पूरी तरीके से तय दिखाई दे रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हमेशा से रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है दोस्तों। और ऐसे में क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर परिवर्तन की हवा तूफान बन चुकी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि सर्वे हाल फिलहाल के अंदर इसी तरीके के इंडिकेशन दे रहे हैं। और दोस्तों जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं कितने % वोट हो चुके हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर चुनाव से पहले गुजरात के अंदर जबरदस्त तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड कैश जब्त किया गया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में तकरीबन अब तक 50 करोड़ रुपए कैश पकड़े जा चुके हैं। शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और कई सारे पदार्थ पकड़े जा चुके हैं दोस्तों। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की छापेमारी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से की गई कार्रवाई की जमकर सराहना की जा रही है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मोबाइल एप्लीकेशन सी विजिल पर लोग लगातार संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं, और ऐसे में अगर आप भी गुजरात या हिमाचल प्रदेश से हैं तो सी विजिल एप्लीकेशन अपने फोन में डाउनलोड करके किसी भी तरीके की चुनावी अनियमितता को लेकर जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर टिकट का बंटवारा कर दिया, लेकिन बीजेपी में बगावत अब और ज्यादा प्रचंड हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जहां जहां टिकट बांटे हैं वहां वहां कोई न कोई एक नेता भाजपा की सिरदर्द बढ़ा रहा है दोस्तों। बीजेपी ने अब तक 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के अहमदाबाद के बोटाद और गढ़डा की सीट पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया दोस्तों। और उसके बाद बीजेपी के लोगों ने जब उनकी सुनवाई नहीं की तो 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा देकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला है। जिसके बाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा कि इस तरीके के इस्तीफे जो सामने आए हैं इससे पार्टी कमजोर होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय भाजपा बोर्ड के द्वारा बोटाद विधानसभा सीट से घनश्याम विरानी और गढ़डा सीट से शंभू प्रसाद दुनिया के नाम की घोषणा के बाद ये विरोध शुरू हो गया है दोस्तों। आपको बता दें कि बोटाद
जिले के अंदर बीजेपी के कार्यालय में लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता और नेताओं ने बोटाद सीट पर सुरेश गोधनी को 107 और गड्डा की विधानसभा क्षेत्र में आत्माराम परमार को टिकट देने को लेकर जबरदस्त मांग की है और उनकी बात नहीं मानी गई तो 500 से ज्यादा लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये सारे के सारे भाजपा के कार्यकर्ता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए लगातार बुरी स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के कार्यकर्ता अल्पेश ठाकुर जैसे नेताओं का भी विरोध कर रहे हैं दोस्तों। टिकट मिलने के बाद तो अलग ही विरोध किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले भी विरोध की खबरें सामने आ रही है। बीजेपी ने राधनपुर और गांधीनगर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि राधनपुर से ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर जो कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे उनको टिकट दिया जा सकता है। तो स्थानीय नेता और पूर्व विधायक इसका विरोध करेंगे, खुले में ऐलान कर दिया है उन्होंने। ठाकुर अगर गांधीनगर दक्षिण से मनोनीत किए जाते हैं तो उनका तभी भी विरोध किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि टिकट नहीं मिलने पर धवल सिंह जाला समर्थकों ने ऐलान किया है कि वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, अपना प्रत्याशी उतारकर विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक सीटों पर बीजेपी में बगावत लगातार जारी है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के अंदर नई रणनीति चली है दोस्तों। एनसीपी के साथ पहले माना जाता कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि 3 सीटों पर एनसीपी के उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा जाएगा और रकम्पा कांग्रेस पार्टी गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों। शरद पवार पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए इन तीनों सीटों पर मौजूद रह सकते हैं। इससे पहले भी एनसीपी को कांग्रेस पार्टी ने राज्य में सीटें देकर चुनाव लड़वाया है और उम्मीद है कि 2-3 सीटें जो उन्हें दी जा रही है उसमें से लगभग 2 सीटें शायद उनके खाते में आसानी से जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट यह है कि नितिन पटेल को मैदान से हटाकर बीजेपी ने मेहसाणा के अंदर भारी नुकसान करा लिया है। गुजरात के मेहसाणा जिले के स्थानीय स्तर पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि नितिन पटेल के चुनाव नहीं लड़ने से जिला में पार्टी को भारी नुकसान होगा। 68 वर्षीय नितिन पटेल 2 बार मेहसाणा शहर से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। वे अब तक कुल 5 बार बीजेपी के विधायक के रूप में काम कर चुके हैं दोस्तों। और ऐसे में बीजेपी के कई सारे नेता हैं जो मानते हैं कि मेहसाणा बीजेपी को काफी ज्यादा बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उन्होंने नितिन पटेल को मैदान में नहीं उतारा है। एक और बड़ी खबर की माने तो मांडवी गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आनंद चौधरी ने अपना नामांकन भरा है और इस दौरान आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का जन समर्थन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मिला है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो आज गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी नया खेला करने जा रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटका से और अशोक गहलोत राजस्थान से सीधा गुजरात की ओर पहुंचे हैं दोस्तों। 2 हफ्ते पहले उनके बेटे महेंद्र सिंह वाघेला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी और अब शंकर सिंह वाघेला मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। और सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से ये काफी बड़ा मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला एक बड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने जाते हैं और खासकर बनासकांठा जिले के अंदर उनकी अच्छी खासी पकड़ है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो भाजपा यदि जनता से किए हुए वादे पूरा नहीं करती तो टीम अन्ना इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। यानी 8 साल के बाद टीम अन्ना के लोग अचानक से जाग उठे हैं। अन्ना हजारे के सचिव कल्पना इनामदार ने बयान देते हुए कहा कि भाजपा 2014 में सरकार में आई, उसके बाद से बीजेपी ने जनता से जो भी वादे किए उन्हें पूरा नहीं किया और इसीलिए हमने फैसला लिया है कि अगर बीजेपी अपने वादे को आगे भी पूरा नहीं करेगी तो उनका विरोध किया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 2011 से लेकर 2013 के बीच में जबरदस्त सक्रियता दिखाकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने वाले अन्ना हजारे आखिर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कब करेंगे। उनके सचिव कह रहे हैं कि अब करेंगे तब करेंगे, लेकिन लोग वेट ही कर रहे हैं। जो अन्ना अपने आप को न्यूट्रल बताया करते थे और कहते थे कि उनको केवल देश से मतलब है, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो चुकी है कि 8 साल बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था वो कुछ भी डिलीवर नहीं किया गया है। यानी जो बड़े मेजर वादे थे उनमें से ज्यादातर बीजेपी डिलीवर नहीं कर पाई है दोस्तों। सबसे पहले और सबसे बड़ा वादा था 1.5 करोड़ नौकरियां हर साल देने का और उसके बाद अच्छे दिन लाने का, बाद में काला धन लाने का भी वादा किया गया था। इसी के साथ में दोस्तों भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही गई थी। देश के अंदर बीजेपी के बड़े बड़े समर्थकों ने 30 रुपए पेट्रोल बिकेगा इस तरीके का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा जमीनी स्तर पर इनमें से कोई नजर नहीं आया दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद अन्ना हजारे बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की जगह अपने सहयोगियों से शायद इस तरीके का बयान दिलवा रहे हैं। हालांकि अन्ना हजारे कब बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों, क्योंकि किसानों का आंदोलन भी होकर चला गया। किसानों से एमएसपी का वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया। 1 साल बीत गए हैं लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर की माने तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दिए। उन्होंने असेंबली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, लेकिन ये लोग रेपिस्ट को जेल से छुड़वाकर माला पहनाकर उनका अभिनंदन करते हैं। बीजेपी के लोग लोगों को केवल मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने पहले 43 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की थी और अब 46 अन्य उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर कदम रखना चाहती है और यही बड़ा कारण है कि पहले 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है और अब 46 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर 89 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पर हिंदू संगठन के विरोध के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास को बेंगलोर में होने वाला अपना शो रद्द करना पड़ा है। इससे पहले कुणाल कामरा और बाद में मुनव्वर फारूकी के शो का भी विरोध किया
गया था दोस्तों और उनके भी शो रद्द कराए गए थे और अब एक और कॉमेडियन को अपना शो नहीं करने दिया जा रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है। हिमाचल प्रदेश में अपना पुरजोर कैंपेन खत्म करने के बाद कांग्रेस पार्टी गुजरात में अब आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है दोस्तों। इसको लेकर अशोक गहलोत के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी गुजरात पहुंच गए हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी के कई सारे बिजी शेड्यूल है, यानी हिमाचल प्रदेश में जहां पर एक और वोटिंग हो रही है, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपनी ताकत को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों के अंदर सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहने वाले बीजेपी के विधायक ने एक बार फिर से गोधरा में टिकट प्राप्त कर लिया है। आपको बता दें कि चंद्र सिंह अगस्त 2017 में पिछले गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे और बाद में उनको चुनाव में जीत भी मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रवैया अपनाया और बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया था और अब एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट देकर नवाजा है। वहीं पर गुजरात में जबरदस्त तरीके से बीजेपी के टिकट बंटवारे में भाई भतीजावाद देखने को मिला। 160 कैंडिडेट की लिस्ट में 12 तो नेताओं के रिश्तेदार निकले जिनको टिकट दिया गया है दोस्तों। अकोटा के साथ साथ छोटा उदयपुर, नरोद, राजकोट पश्चिम, राजकोट ग्रामीण, गोंडल और सोमनाथ के साथ साथ नंदोद, थसरा, जमालपुर और जेतपुर, इन सभी सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं सारे के सारे नेताओं से किसी न किसी तरीके से रिश्ते रखने वाले उम्मीदवार हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है दोस्तों। ऐसा कई दिनों से कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी राज्य के अंदर 3 पक्षीय मुकाबला बताने की तमाम कोशिश कर रही है, लेकिन ये सारी कोशिशें विफल होती जा रही है। आपको बता दें कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजभा झाला ने अपना इस्तीफा देते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और अब बीजेपी का दामन थाम लिया गया है। यानी आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजभा झाला ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए कह दिया है कि राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रभाव नहीं है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मीडिया हैंडल से बीजेपी प्रवक्ता पर जोरदार निशाना साधा गया है दोस्तों। समाजवादी पार्टी मीडिया शेल नाम से ये ट्विटर हैंडल चलाया जा रहा है, जो वेरीफाइड भी है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस पे ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि आंख के अंधेरे, कान के बहरे और अकल से पैदल फ्लावर पार्टी के फूल नेता राकेश, बीजेपी सुन, तेरे जैसे मूर्खों को प्रवक्ता पद का लॉलीपॉप थमाकर भाजपा खुद परिवारवाद में संलिप्त है। संगलन वीडियो देखकर अपनी औकात समझ ले। यानी दोस्तों जबरदस्त तरीके से भाजपा के नेता राकेश और समाजवादी पार्टी ने अपने निशाने पर लिया है और बड़ी बात यह है कि ऑफिशियल हैंडल से इस तरीके से फटकार लगाई है। आप लोग इसे किस तरीके से देखना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि बीजेपी के नेता राकेश समाजवादी पार्टी में परिवारवाद होने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के अंदर परिवारवाद गिनवा दिए गए हैं दोस्तों। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी का बगावत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी आज चुनाव हो रहे हैं और एक दिन पहले तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों को बचाने के लिए बागी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती अन्नू ठाकुर की प्राथमिक सदस्यता को तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए रद्द कर दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज लगातार चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कल तक यानी बीते दिन तक बीजेपी के नेता भाजपा से बगावत किए हुए थे और इसीलिए बीजेपी ने कार्रवाई की है। और कहीं न कहीं इन बागियों के मैदान में उतरने के बाद हिमाचल प्रदेश के सारे समीकरण बदल चुके हैं। आज हिमाचल प्रदेश की जनता हो सकता है कि एक बार फिर से अपने रिवाज को बरकरार रखने जा रही हो और राज बदलने जा रही हो। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा उत्तर प्रदेश पहुंची थी, जहां पर उन्होंने पुलिस से बात करते हुए कहा कि यूपी में 7 बजे के बाद महिलाओं को डर लगता है, क्या यही सच्चाई है? जिसके बाद यूपी पुलिस के अधिकारी ने इस पर बयान दिया और उन्होंने पूरा मामला समझाया है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के इस बयान को लेकर विपक्ष के नेताओं ने उत्तर प्रदेश की सरकार को जमकर निशाने पर लिया है, जबकि यूपी सरकार और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपको पूरा बयान देखना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये कॉमन परसेप्शन है दुनिया भर के अंदर, और खासकर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जो दुनिया भर के अंदर फेमस है, क्या उनका परसेप्शन ही दुनिया भर में उत्तर प्रदेश की पुलिस का परसेप्शन है? ये बड़ा सवाल रहेगा दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो वीरमगाम सीट से हार्दिक पटेल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में जरूर उतार दिया है, लेकिन भाजपा ने उनको यहाँ पर बुरी तरीके से फंसा दिया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे नेता हार्दिक पटेल वीरमगाम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं। इस सीट के इतिहास पर नजर डाले तो यहाँ बारी बारी से जनता कभी बीजेपी कभी कांग्रेस पार्टी को मौका देती है। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कभी भी ये चुनाव नहीं हारी है। जानकारों के अनुसार हार्दिक पटेल को इस सीट पर जीतकर दिखाना होगा, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो समीकरण में फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ठाकुर समुदाय के 55,000 वोटर हैं। यहाँ पर पाटीदार समुदाय के 50,000 वोटर हैं, दलित समुदाय से 25,000 वोट आते हैं, कोली पटेल समुदाय के 20,000 से ज्यादा वोटर्स हैं दोस्तों। वहीं पर मुस्लिम समुदाय के 19,000 वोटर हैं, अन्य समुदाय के 10,000 वोटर है। वीरमगाम सीट पर कुल मिलाकर 2,65,000 के आसपास मतदाता है और इसीलिए हार्दिक पटेल के ये सीट काफी डिफिकल्ट हो चुकी है और बीजेपी ने शायद उनको इस सीट पर बलि का बकरा बनाकर ही उतारा है, ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं। हालांकि चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा कि आखिर जो रणनीति बनाई गई है वो कितना सफल होगी। क्या हार्दिक पटेल जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं, क्या
भाजपा ने उन्हें पूरी तरीके से राजनीति में फिट कर दिया है या फिर सेट कर दिया है, ये दिसंबर के पहले हफ्ते में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इसके बारे में पूरी अपडेट आप तक आगे भी लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तैयारी गुजरात में चल रही है। जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने 2000 के आंकड़ों से कम वोटों से चुनाव हारा था, वहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके लिए 2 अलग अलग नेताओं को उतारा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सूरत शहर और ग्रामीण की 7 सीटों को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महुआ, बारडोली, वराछा और सूरत पूर्व की सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तैयारी है। इनमें से उन सीटों का एनालाइज किया जा रहा है जहां पर 2000 के वोटों से कम अंतर से चुनाव कांग्रेस पार्टी पिछली बार हार गई थी। उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को और ज्यादा मजबूती के साथ सामने रखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजीव गांधी के असैसिनेशन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और जो अपराधी थे 6 उन सभी को रिहा कर दिया गया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि देश के लोग काफी नाखुश हैं क्योंकि पूरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को ऐसे कोर्ट कैसे छोड़ सकता है, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। वहीं पर कोलिजियम की सिफारिश को ठंडे बस्ते में डालना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए तीखी आलोचना की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर लॉ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है और कहा कि कोलिजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सरकार को दिया था जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सवाल उठाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कोलिजियम द्वारा प्रस्तावित नामों की नियुक्ति करने में केंद्र सरकार की तरफ से हो रही देरी को लेकर कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से नामों पर होल्ड लगाना ये स्वीकार्य नहीं है। आपको जो नाम भेजे गए हैं, सरकार का जो काम है वो करिए, इस पर रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार और जजों के बीच में एक तरीके से विवाद इस बात को लेकर रहता है कि सरकार चाहती है कि वो जिस व्यक्ति को चाहे वो जज बने और इसके लिए दोस्तों एक नए तरीके का स्कीम भी लेकर आया गया था 2015 के अंदर, जिसे एनजेक स्कीम कहा जाता है, जिसमें सरकार के लोगों का भी दखल था जजों को चुनने के लिए। लेकिन बाद में कोर्ट ने उस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए हटा दिया था और बाद में सरकार और जजों के बीच में जारी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जज अपने कोलिजियम में बैठकर सिफारिशें करते हैं लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार अटकाने लटकाने में विश्वास शायद रखती है लेकिन इसी पर जजों की तरफ से कठोर टिप्पणी भी की जा रही है। वहीं पर सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की हत्या के दर्दनाक घाव फिर से हरे हो गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है काफी बुरा फैसला लिया है। ये बयान कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिया है दोस्तों। वहीं पर मुझे जेल में डालकर राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहती है बीजेपी। हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी पर निशाना साधा। झारखंड के केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी जारी है। इसकी चपेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आ गए हैं। खनन घोटाले मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को भी तलब किया है दोस्तों, जिसके बाद घंटों तक पूछताछ भी की गई थी। इस बीच मुख्यमंत्री सोरेन ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग हमें परेशान करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारी छवि को खराब करने के लिए हमें गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अपने विधायकों के समर्थन के कारण हम सरकार चला रहे हैं। इस बार तो हमें मात्र 52 विधायकों का सपोर्ट है, 75 विधायकों का सपोर्ट लेकर हम अगली बार सरकार बनाएंगे। वहीं पर डिम्पल यादव के खिलाफ मैनपुरी से नहीं उतारे कोई उम्मीदवार, जेडीयू ने सभी दलों से अपील की है। डिम्पल यादव कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं दोस्तों। फिरोजाबाद में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिम्पल यादव की राह आसान नहीं होगी अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारती है तो, और अगर कोई यादव परिवार से उम्मीदवार उतारा जाता है, खासकर अपर्णा यादव को, तो मुकाबला कठिन हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है दोस्तों, तो कड़े मुकाबले में भी समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। अगर यादव परिवार के 2 उम्मीदवार आ जाते हैं तो लोगों के बीच में कुछ विचार करने का मामला बनेगा और अगर कोई और उम्मीदवार आता है तो आसानी से समाजवादी पार्टी की जीत तय है। ऐसे में देखते हैं बीजेपी क्या कदम उठाएगी। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच में मैसेज भेजते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में एक पत्र लिखा दोस्तों और हिमाचल के लोगों से कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार की तरह एक बार फिर से आप सभी भाजपा को आशीर्वाद देंगे। कमल यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह के पक्ष में अगर आपने वोट किया तो ये मेरी ताकत को और बढ़ाएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं, अगर हिमाचल प्रदेश में जनता बीजेपी को वोट देती है तो इनसे उनकी कैसे ताकत बढ़ेगी? क्या प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की जनता को सवाल पूछना भी चाहिए। वही आपको बता दें कि 1932 के खातियाने के आधार पर जिनका नाम है उन सभी को झारखंड के मूल निवासी के तौर पर प्रमाणित किया जाएगा। स्थानीय नीति विधानसभा के पास है। ओबीसी रिजर्वेशन 27% किया गया है, कुल आरक्षण 77% कर दिया गया है दोस्तों। तो एक तरीके से झारखंड के अंदर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन ने बीजेपी के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसे पूरी तरीके से पलट दिया है और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए उन्होंने जो फैसले लिए हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर डाल सकते हैं और भाजपा अपने कदम को पीछे खींचकर इस मामले पर और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहेगी क्योंकि उसे पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकता है। अगर आप भी इस तरीके का एनालिसिस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा क्योंकि अचानक से झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले लिए दोस्तों। ओपीएस स्कीम भी लागू कर दी और उसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों का जो मुद्दा था 1932 का खातियाना
आना वाला उसे भी लागू कर दिया और बाद में अब आरक्षण भी बढ़ा दिया गया है। ओबीसी आरक्षण 27% जबकि कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% भी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी समझ गई है कि अब उल्टा उसी को फंसा लिया है झारखंड के मुख्यमंत्री ने। देखते हैं बीजेपी इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। वहीं पर AIMIM मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी अतीक अहमद की पत्नी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं पर ओवैसी की कार पर गोली चलाने वाले शख्स को पहले जमानत दी गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कह दिया है। दोस्तों अगर आप लोग को भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।